हाँ जी, कोई सवाल नहीं दिया था तुम लोगों ने, मतलब माशाल्लाह जहमत भी नहीं की याद दिलाने की कैसा सवाल देना है आपने। वाह भाई वाह, क्या बात है। मैसेज किया था ग्रुप में। चलें अभी, सही है, चलो आज दे दूंगा। ओके चलें, सही है, आज आज दे दूंगा, आज दे दूंगा। चलें डन। ओके तो अब हम, वालेकुम सलाम। तो अब हम ये कर लेते हैं कि जो हमारे रिमेनिंग प्रोसीजर्स हैं उसको कवर करके क्लोज करते हैं। चलें लाइव भी कर लेंगे। ओके, एक चीज़ है प्रोसीजर और इंटेंजिबल। प्रोसीजर और इंटेंजिबल। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताएं, जल्दी से फोकस से सोच के, सिद्दीक इसके बाद, कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इंटेंजिबल्स को वेरीफाई करना है तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटेंजिबल्स के अंदर हमारे एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स भी आ सकते हैं? पहला ये हो गया। दूसरा, एक्वायर्ड ब्रांड्स भी आ सकते हैं। ऐसा ही है कि मैंने किसी कंपनी का ब्रांड परचेज कर लिया तो भाई सीधी सी बात है वो मेरे इंटेंजिबल में आएगा, उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस तो नहीं है ना। फिर हमने कहा तीसरा, क्या हम खुद से इंटरनली इंटेंजिबल जनरेट कर सकते हैं? यस सर, इंटरनली इंटेंजिबल जनरेट कर सकते हैं हम, इंटरनली। अच्छा, जब मैं इंटरनली इंटेंजिबल जनरेट करता हूं तो मैंने आपको रिस्क में सिखाया था अगेन एंड अगेन कि उसके दो फेजेस होते हैं सर। एक होता है रिसर्च और दूसरा होता है डेवलपमेंट। वेरी गुड। अच्छा, रिसर्च फेज क्या होता है जल्दी बताओ। रिसर्च फेज क्या हो जाता है? एक्सपेंस आउट सर। और डेवलपमेंट फेज होता है कैपिटलाइज, सब्जेक्ट टू के कंडीशंस मीट हो जाए। और वो कंडीशंस क्या होती हैं वो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, अभी बताता हूँ कि टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए, इंटेंशन ऑफ द कंपनी होनी चाहिए कि भाई वो इंटेंजिबल कंप्लीट होगा, कंपनी के पास रिसोर्सेज होने चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो सारी कंडीशंस। पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है मेरे बच्चों? ये हिसाब किताब है। अच्छा, अब जैसे कि हमने पहले फिक्स एसेट रजिस्टर लिया था, फिक्स एसेट रजिस्टर, सही है? तो मुझे आप एक बात बताएं, वैसे मैं इंटेंजिबल का रजिस्टर और शेड्यूल ले लूँगा जिसके अंदर ये पूरा हिसाब किताब आ रहा होगा, जिसके अंदर ये पूरा हिसाब किताब आ रहा होगा कि टाइप ऑफ इंटेंजिबल क्या है, सही जी, सॉफ्टवेयर है तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, सब टाइप यानी सब क्लास, तो बोलेगा कि भाई ऑरेकल है, सैप है, कोई मॉड्यूल परचेज किया हुआ, ये सारी चीज़ें लाइन से आ रही होंगी। फिर यहाँ पे उसकी कॉस्ट आ रही होगी, उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन आ रही होगी, एंड सो ऑन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाइफ सब आ रहा होगा, सब आ रहा होगा उसके अंदर। अब मुझे एक बात बताएं, जैसे ही मैंने सामने वाली पार्टी से, मैनेजमेंट से, ये इंटेंजिबल का शेड्यूल लिया, क्या मैं यहाँ पे जो WDV आ रही होती है, क्या यहाँ पे जो WDV आ रही होती है, क्या इसका मैं सम करके इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करके FS से मैच कर सकता हूँ? FS से मैच कर सकता हूँ, यस सर। मैं यहाँ पे मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करके, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करके टोटल से ट्रेस कर सकता हूँ, ऐसा ही है। चलें, इससे क्या इंश्योर होगी, सोच के बताएं, जल्दी बताएं, इससे क्या इंश्योर होगा मेरे बच्चों? इस चीज़ से क्या इंश्योर होगा? वेरी गुड, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस इंश्योर होगी क्योंकि जिस रिकॉर्ड्स के ऊपर ये GL में गया हुआ है, वो रिकॉर्ड से लेके वहाँ तक कोई कमी पेशी तो नहीं है, वही तो देख रहा हूँ, वही तो कंप्लीटनेस को इंश्योर कर रहा हूँ। बात समझ आती है बच्चों? बात समझ आती है? चलें, ये हो गया। अब फिर होता यह है कि जब भी आपने कोई इंटेंजिबल या कुछ भी खरीदना होता है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स को इंस्पेक्ट करते हैं ये देखने के लिए कि क्या कोई
सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट्स या XYZ के लिए कोई अप्रूवल तो नहीं आई थी? तो क्या वहां से पता लग सकता है कि यार भाई कोई इंटेंजिबल है जो यहाँ आने से भी रह गया है? जल्दी बताओ, ऐसा है? वाह वाह। चलें, तो हमने ये कहा कि मैं सबसे पहले इंटेंजिबल का रजिस्टर या शेड्यूल चेक करूंगा, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करूंगा, इंटरेस्ट करूंगा टोटल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है? ये तो अभी हमने देखा था, ये तो अभी हमने देखा था, सही जी। फिर इंस्पेक्ट BOD मिनट्स टू चेक वेदर देयर इज एनी ऑथराइजेशन फॉर एक्विजिशन और इंटरनली डेवलपिंग इंटेंजिबल। अब मुझे एक बात बताते हैं आप, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना। आप ये देखें कि वो कह रहा है कि BOD मिनट्स चेक करें कि वहाँ पे कोई ऑथराइजेशन तो नहीं है किसी इंटेंजिबल के खरीदने की, पहली, और दूसरा इंटरनली डेवलपिंग की। मुझे बताओ, जाहिर सी बात है इसको लेके इसका बजट डेवलप हुआ होगा, इसको लेके इसका बजट डेवलप हुआ होगा, ऐसा है? तो इसका बजट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया होगा ना? यस, बिल्कुल ऐसा है। तो वो ही तो हम देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या हुआ है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो इस रजिस्टर में आने से भी रह गई हो। तो अगेन हम ये देख सकते हैं। चलें, ये भी बात समझ आती है, ये भी बात समझ आती है। अब हमने कहा ये तो मैंने कंप्लीटनेस पे काम कर लिया। कंप्लीटनेस पे काम करने के बाद अब मैं बोलूँगा कि यार हो सकता है कि इस साल करंट ईयर के अंदर कोई इंटेंजिबल्स खरीदे गए हों। तो क्या मैं यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन पे फिल्टर लगा के सारी एडिशंस निकाल सकता हूँ? क्या ख्याल है आपका? सारी एडिशंस निकाल सकता हूँ, सारी जितनी भी हुई होंगी इस साल की? वेरी गुड। और तुम मुझे बताओगे वो एक्वायर्ड इंटेंजिबल की क्या मैं जाके इनवॉइसेस को वाउच कर सकता हूँ, सप्लायर इनवॉइसेस? वेरी गुड, हमने किया ये। देखो ये भी लिखा हुआ है, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एक्वायर्ड इंटेंजिबल्स एंड वाउच देम टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इससे कौन सी असर्शन वेरीफाई हो रही है भाईजान, ये बताएं? भाईजान ये बताएं कौन सी असर्शन वेरीफाई हो रही है? दो, दो असर्शंस, वैल्यूएशन एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन एग्जिस्टेंस। वेरी गुड, वैल्यूएशन स्लैश एग्जिस्टेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सॉफ्टवेयर को तो छू नहीं सकते तो एग्जिस्टेंस कैसे देख रहे हो? हाँ भाई, सॉफ्टवेयर को तो छू नहीं सकते ना, तो एग्जिस्टेंस कैसे देख रहे हो तुम लोग? वर्किंग, क्या हम जिस सॉफ्टवेयर में, नहीं देखो, क्या वो जिस सॉफ्टवेयर में है उसके एग्रीमेंट्स तो हैं, एग्रीड, वो आइडेंटिफाई तो हो पा रहा है ना, पर क्या मेरे कंप्यूटर में या क्या XYZ जगह पे वो इंस्टॉल्ड है या नहीं है, वो तो मैं जाके कंप्यूटर में देख सकता हूँ ना? अच्छा देखो, जैसे शैजिल कह रहे हैं सर इसके डॉक्यूमेंट से पता लगता है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। नहीं, अभी 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 ये चवल मारी ना तुमने, फिर सुबह सुबह मूड खराब किया ना भाई का। फिर इधर चसी, भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैंने एक कंपनी के फिक्स एसेट को खरीदते हुए देखा, तो क्या इनवॉइस होने का मतलब ये है कि वो कंपनी में मौजूद भी होंगे? जल्दी बताओ। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो दो अलग अलग बातें हैं ना। इनवॉइस को देख लेने से आपको ये तो पता लग जाता है कि ट्रांजैक्शन हुई है, पर क्या वो ट्रांजैक्शन, वो जो चीज़ हुई है, क्या वो मेरे इस्तेमाल में है भी या नहीं, मेरी कंपनी में मौजूद है भी या नहीं, शार्ट तो नहीं हो गई, वो अलग बात है, ऐसा है? तो हमने इन दोनों चीज़ों को अलग रखा और अलग अलग देख रहे हैं, सही है? मैंने कहा एक हद तक सही है, वैल्यूएशन एग्जिस्टेंस को वेरीफाई कर रहा है, बट क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास एग्जिस्टेंस के लिए दो सिनेरियो बना लो? पहला, आपने कहा सही है भाई उसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, मान लिया वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, पर क्या मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं इन द सिस्टम
in which it is used, क्या कहते हो? क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं इनटू द सिस्टम इन विच इट इज यूज? कर सकता हूं? यस। और दूसरा, अगर मेरे पास कोई लाइसेंस है, लाइसेंस राइट्स है, सही जी, तो टेक्निकली लाइसेंस को इंस्पेक्ट करने से ही आपको उस लाइसेंस की एग्जिस्टेंस का पता लग जाता है, क्योंकि लाइसेंस में और तो कुछ नहीं देख सकते ना। ऐसा है? बात समझ आ रही है जानी? देखो, ये जो लाइसेंस है, लाइसेंस राइट्स हैं। अच्छा, लाइसेंस किस चीज़ का? कि भाई गवर्नमेंट कह रही है कि आप इस XYZ जगह पे एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, यहाँ से आप रिजर्व्स की जो भी है माइनिंग कर सकते हैं, पर उसके लिए तो लाइसेंस चाहिए। तो मुझे बताओ कि ये लाइसेंस को इटसेल्फ देख लेना क्या एक एग्जिस्टेंस की निशानी है? लाइसेंस को इटसेल्फ देख लेना एग्जिस्टेंस की निशानी है? बिल्कुल। पर सॉफ्टवेयर की परचेज इनवॉइस देख लेना एग्जिस्टेंस की इटसेल्फ निशानी नहीं है। पहले बताओ, दोनों में फर्क समझ आता है? दोनों में फर्क समझ आता है मेरे बच्चों? ओके। पेटेंट्स के लिए भी देखो, अगर मेरे पास पेटेंट राइट्स हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो क्या वो पेटेंट राइट्स का एग्रीमेंट होना इटसेल्फ वो एग्जिस्टेंस की निशानी है? क्या इटसेल्फ वो एग्जिस्टेंस की निशानी है बच्चों? यस। बेहतरीन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज सकते हैं लाइसेंसिंग इशुएंस अथॉरिटी को। यार वो रिप्लाई कर दे तो कर दे, भेज सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही है, रिप्लाई कर दिया तो वेल एंड गुड, बट अगेन वो कहेगा जब लाइसेंस पे ठप्पा लगा हुआ है हमारा, तो आपको क्या मुसीबत है? सही है, तो ये बात हो गई। चले आगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम खुद भी कोई इंटेंजिबल बनाते हैं? खुद कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? खुद कोई मेडिसिन फार्मूला बना सकते हैं? जल्दी बताओ। यस। फिर आपको याद होगा, अभी मैंने ऊपर सिखाया, फिर उसमें दो फेजेस होंगे, एक रिसर्च का, दूसरा डेवलपमेंट का। दो है ना, एक रिसर्च का, दूसरा डेवलपमेंट का। आप मुझे ज़रा सोच के बताएं, जब आप इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो सबसे पहले मुझे उससे ब्रेकअप लेना होगा कि हाउ मैनी एंड टाइप ऑफ expenditures have been incurred till now? मैं उससे सबसे पहले मैं उसको बोलूँगा, भाईजान आप अपना ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर देखो कि आपने आज तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेंजिबल में, क्योंकि देखो यहाँ पे जब वो इंटेंजिबल का मुझे रजिस्टर देगा ना, यहाँ पे एक यूँ आ रहा होगा CWIP, सही जी, और CWIP में अलग अलग डेट्स पे अलग अलग एडिशंस आ रही होंगी, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का अमोर्टाइजेशन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पर भाई मुझे इसका पूरा ब्रेकअप चाहिए होगा, और मैं बोलूँगा भाई मुझे बताओ इसमें आपने कितना खर्चा किया है और कौन कौन सी नौयत के खर्चे किए हैं। उसने बोला ये क्यों चाहिए? मैंने बोला इसलिए चाहिए ताकि मैं इसमें से मार्क कर सकूं कौन सा खर्चा रिसर्च फेस का है, कौन सा खर्चा, हाँ भाई, डेवलपमेंट फेस का है। क्या मैं अलग अलग कर सकता हूँ? तुम मुझे बताओगे। मैं इंस्पेक्ट कर रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैं असेस कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि ये लोग ने खर्चा किया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया है प्रोग्रामर से मिलने के लिए, और नेगोशिएट करने के लिए। हाँ जी, रिसर्च एक्सपेंस है, तो क्यों उससे मिलना लाजमी नहीं था? मिले बगैर तो काम ही नहीं हो सकता था।
हाँ भी, कुछ मुलाकातें तो होती हैं लाजमी। हाँ जी, मिले बगैर भी काम हो जाता है, बिल्कुल ऐसा है। चलें, आप कह रहे तो मान लेते हैं भाई, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं भाई, चलें। हाँ, ये नहीं पता, वेरी गुड, ये जवाब दिया ना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर नॉट प्रोबेबल, एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता। वेरी गुड, बेहतरीन। अच्छा, अब सेकंड, हम कह रहे हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस डिसाइड कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा है, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन जो है हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से हमें हार्डवेयर दरकार होंगे, कैसे हम ये बना सकते हैं, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, क्या करेंगे। एक्सपेंस आउट, ये आ गया। तो आप मुझे बताएं कि आप जब उन खर्चों पे नज़र डालेंगे तो ही आपको समझ आएगा ना कि कैपिटलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? यस, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल शैजिल कह रहे हैं सर, जैसे मिलना लाजमी नहीं होता, उसके बगैर भी प्यार हो जाता है। तो तुम अगर, तुम्हें अपने बचपन की चीज़ें याद नहीं होंगी शैजिल, जब तुम घूमते थे ना नीचे, तो पठान तुम्हें जो पतंग उड़ाने लेके जाते थे वो यही होता था, तुम्हें लगता था वो तुमसे दूर हैं, सही है, तो उनको भी तुमसे दूर रह के ही प्यार हुआ है। तुमसे रोज़ मिलना लाजमी नहीं है, वो ख्यालों में ही अपनी तपिश की, समझ रहे हो? ये हमजा है ना। चलें, खैर हो गई। अच्छा, अब आगे आ जाओ जी फोकस के साथ। अच्छा, फिर हम आ गए डेवलपमेंट फेज पे। हमने कहा कि सर अगर आपको लिखा हुआ देखे, अगर आपको लिखा हुआ देखे कि आपने आपने प्रोग्रामर की सैलरी दी है, जब उसने काम शुरू किया हुआ है, प्रोग्रामर की सैलरी दी हुई है जब आपने काम शुरू किया हुआ है, क्या करेंगे इसको? कैपिटलाइज करेंगे। वेरी गुड बच्चों, ये बिल्कुल कैपिटलाइज होगा। तो मतलब खाली आपको एक व्यू देना था कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा क्या है तुम लोगों के लिए। फॉर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल ऑब्टेन अ ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर्स and assess which expenditure pertain to research phase and which expenditure pertains to development phase। पहले बताओ ये कहानी समझ आती है? अब वो इसलिए कराया था कि ये समझ आए। फिर हमने कहा कि यार वो कंडीशंस पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं ये देखने के लिए मैं मैनेजमेंट प्लान लूंगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी को असेस करने के लिए। भाई ऐसा तो नहीं हवाओं में कह रहे हैं यार हमने ये कैपिटलाइजेशन कर दी है। भाई कैपिटलाइजेशन के प्लान के बगैर हो सकती है क्या? रिसर्च के बगैर हो सकती है? नहीं हो सकती। इवन मैं आपको बताऊं, आप अगर किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट को हायर करा के भी, मैं फिर बता रहा हूं आपको, आपको ये पता हो भी नहीं फिर भी देख लें, सुने, आप जब किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट को भी हायर करते हैं ना किसी चीज़ की डेवलपमेंट के लिए, वो आपको पूरा प्लान देता है एग्रीमेंट के साथ, पहला फेज़ ये होगा, दूसरे फेज़ में ये होगा, तीसरे फेज़ में ये होगा। क्या वो प्लान होता है पूरा? क्या वो प्लान होता है पूरा? बिल्कुल होता है प्लान पूरा, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो मैंने अगर इस प्रोजेक्ट की टेक्निकल फिजिबिलिटी यानी वो कंडीशंस वाली चीज़ें देखनी है तो आई नीड टू लुक एट दी प्लान ऑफ द मैनेजमेंट। दूसरा, बीओडी मिनट्स ले लूंगा कि इंटेंशन ऑफ द कंपनी क्या। भाई बीओडी में अप्रूव तो हुआ होगा ना, इंटेंशन देखने के लिए कि क्या वो वाकई में इसको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। आगे, यस वो इसीलिए कर रहा हूं ये मैं। चलें आगे बताएं। मेक श्योर दैट द कैपिटलाइजेशन हैज बीन डन आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस व्हेन प्रोजेक्ट बिकम कमर्शियली वायबल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे जो खर्चे देख रहे थे, यहाँ पे इन खर्चों की डेट भी आ रही होगी ना, यहाँ पे इन अखराजात की डेट भी आ रही होगी, ऐसा है? अच्छा अब आप मुझे बताएं, जब तक आपकी कंडीशंस पूरी नहीं हुई थी और आपने यहाँ पे डेट्स असेस किया, तो अगर कंडीशन मीट होने से पहले कोई खर्चा हुआ
तो क्या आप ये कहेंगे कि आपका कंडीशन क्राइटेरिया मीट हो गया था? नहीं सर, वो भी एक्सपेंस आउट हो गया। तो देखिए मैंने ये तो लिखा है यहाँ पे, मेक श्योर दैट द कैपिटलाइजेशन हैज बीन डन आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस व्हेन प्रोजेक्ट बिकम कमर्शियली वायबल। क्लैरिटी है? चलें, फिर हमने कहा अब जब तुमने अलग कर लिया रिसर्च को डेवलपमेंट को, तुम लोगों ने अलग कर लिया, रिसर्च को अलग कर लिया मेरे बच्चों, डेवलपमेंट को अलग कर लिया, अब सुनो तुम्हें क्या करना है। अब आप लोगों ने सैंपल ऑफ एक्सपेंडिचर उठाने और उसको वाउच करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, सच एज सप्लायर इनवॉइसेस। पहले क्या किया था, पहले सिर्फ यहाँ से नरेशन रीड कर रहे थे। पहले बता, दोनों में फ़र्क समझ आता है? पहले आपने क्या किया कि यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना कि एक्सपेंस फॉर मीटिंग, ट्रैवल, मीटिंग फॉर एक्सपर्ट, ये सारी चीज़ें, एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर ट्रैवल टू इस्लामाबाद, तो वो आपको दिख रहा होता है, वो आपको दिख रहा होता है, डेट्स भी दिख रही होती हैं। आपने तो पहले ही अलग कर लिया ना। और फिर जब आपने एक जगह कर लिया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, क्या उस पर विश्वास कर लें या उसको भी वेरीफाई करें? जल्दी बताओ। उसको भी वेरीफाई करेंगे, तभी तो कह रहा हूं उसमें से सैंपल उठाओ, आप उसमें से सैंपल उठाओ। अच्छा पहले बताओ, अब कहानी समझते हैं। क्या आप लोगों को ये कहानी समझ आई? पहले मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फेज आउट कर दिया, अलग अलग कर दिया, मतलब सिर्फ अपने लेजर को इंस्पेक्ट करके, ब्रेकअप को इंस्पेक्ट करके। अच्छा आपका सवाल होना चाहिए सर फिर रिसर्च को वेरीफाई नहीं करेंगे एक्सपेंसेस को? भाई वो एक्सपेंसेस जो कर रहा है वो करेगा, बिल्कुल देखेंगे अब्दुल मोइस। हाँ भाई मुझे आप एक बात बताते हैं, जो एक्सपेंसेस में ऑडिट कर रहा है वो एक्सपेंसेस वाला बंदा रिसर्च नहीं देखेगा? तुम बताओ, एक्सपेंसेस वाला बंदा रिसर्च नहीं देखेगा? सर बिल्कुल देखेगा, बिल्कुल देखेगा। क्लियरिटी है बच्चों? तो वो अपने हिसाब से कर रहा होगा। अच्छा फिर उल्टा मैं उसको बोलूंगा भाई ये ले तेरे रिसर्च के एक्सपेंसेस तू देख ले, तेरे यहाँ पे आए हुए नहीं आए वैसे ही, और इसमें से वाउचिंग कर लेगा। भाई बात समझ आती है? और आखिर में हम ये देख लेंगे कि क्या वो एप्रोप्रिएटली प्रेजेंट और डिस्क्लोज हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सैंपल वाली बात रिपीट करते हैं भाई, जब आपने रिसर्च और डेवलपमेंट के खर्चे अलग कर लिए, मार्क कर लिए जीएल के अंदर, तो अब इन डेवलपमेंट के खर्चों को वेरीफाई भी तो करना है ना, इन डेवलपमेंट के खर्चों को वेरीफाई भी तो करना है ना मेरा भाई। तो इन डेवलपमेंट के खर्चों को अगर तुम वेरीफाई करना चाहते हो तो क्या 100% करोगे या इसकी भी सैम्पलिंग होगी? सैंपल बेसिस पे करोगे ना भाई, वेरीफाई करोगे। तो हसान नबील यही तो कह रहा हूँ। यस, ये कैपिटलाइजेशन है भी या नहीं भी, सही अमाउंट की है भी या नहीं, ओवर स्टेट तो नहीं किया, वो सारी चीज़ें। अच्छा अब्दुल मुइस कह रहे हैं ओवरऑल सैंपल लेके डेट वेरीफाई नहीं करेंगे। भाई मुझे बताओ, मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे डेट वाइज एंट्री हुई हुई होगी? एंट्री तो डेट वाइज हुई हुई होगी ना। तो क्या मैं बेवकूफ़ों की तरह इनवॉइसेस से डेट को चेक करूं या पहले लेजर में से डेट्स को अलग कर लूं? हाँ जी, या लेजर में से डेट्स को अलग करूं? लेजर में से ना, क्योंकि वो तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के हिसाब से फिल्टर लगा के एक साथ अलग हो जाएगा। हाँ अलबत्ता जब मैं सैंपल बेसिस पे इनवॉइसेस चेक करूंगा तो मैं ये तो लाजमी चेक करूंगा ना कि जो इनवॉइस में डेट आ रही है और जो वो लेजर में लिखी हुई थी, क्या वो आपस में डेट्स मैच होती हैं या नहीं होती? टोपी ड्रामे तो नहीं करा दिए उसने हमें? सही है, बात समझ आती है? कौन पूछ रहा था ये? हो गई वेरीफाई? ओके सर, ये चेक करेंगे कि अप्रूव सप्लायर से है या नहीं है। अच्छा जल्दी तुम लोग बताओगे मुझे, भाई ये कह रहे हैं कि अप्रूव सप्लायर से है या नहीं है, ये चेक करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ ये तो टीओसी है, वेरी गुड। ये हमारे बच्चे इस मामले में चीते हैं, पिक कर लेते हैं कि टीओसी है, टीओडी है, मतलब इतना, मतलब पीछे सीखा भी है माशाल्लाह तुम लोगों ने और प्रैक्टिस भी की है, वो सवालात भी किए हैं वैसे, तो वेरी वेल डन। तो टीओसी है, तो इससे क्या अमाउंट वेरीफाई हो रही है कि अप्रूव सप्लायर से लिया नहीं लिया, क्या इससे अमाउंट वेरीफाई हो रही है? कंट्रोल एक्टिविटी, ऐसा ही है।
ओके जी, तो पहले बताओ मेरी जान मेरे बच्चों, इंटेंजिबल्स वाला मामला क्लियर है? हाँ, ये हो सकता है, इसमें इसमें फ्रॉड डाल सकते हैं, इसमें फ्रॉड डाल सकते हैं। कैसे पता है? आपको ये पता लगे कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुई है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और एक ऐसी पार्टी से हुई है जो कि अप्रूव लिस्ट में नहीं है, क्या ये फ्रॉड की अलामत है? हाँ जी, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब देखो उनसा का एक सवाल आया, उनसा का एक सवाल आया। सही जी, इनका सवाल ये है कि सर ये भी तो हो सकता है कि रिसर्च फेज में कोई एक्सपेंस हुआ हो और वो रिकॉर्ड ना हुआ हो। चलें, अब आ जाएं, देखते हैं सवाल क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्न देखते हैं। हमने कहा प्रश्न, सही है, प्रश्न मतलब सवाल। सवाल यह है कि रिसर्च फेज में एक्सपेंस हुआ और रिकॉर्ड ना हुआ, ये सवाल है। हाँ जी, आंसर ये बताएं, ये सवाल है ना कि रिसर्च फेज में एक एक्सपेंस हुआ और वो रिकॉर्ड ना हुआ। अब अगेन ऑल टुगेदर रिसर्च फेज के खर्चे तो डेवलपमेंट के या इंटेंजिबल के लेजर में होंगे ही नहीं। ऐसा ही है, इंटेंजिबल के लेजर में होंगे नहीं। और हाँ, अगर उसने इंटेंशनली यहां पार्क किए, कैपिटलाइज कर दिए जानबूझ के, कैपिटलाइज कर दिए जानबूझ के, तो अब मैं इसको कैसे डिटेक्ट करने लगा था? इनवॉइसेस को वेरीफाई करके, याद है जो मैं कही भी अभी पीछे, वहां से तो पता लग जाएगा ना कि रिसर्च क्या है, किसका है। वो लिख, देखो ये भी तो हो सकता है ना, नरेशन कुछ भी लिख दे, नरेशन कुछ भी लिख दे, तो वो हो सकता है। आप अच्छा देखो, हमने रिस्क भी किया था इसका, आप याद करें कि रिसर्च एक्सपेंस माइट हैव बीन कैपिटलाइज, याद आ रहा है? रिसर्च कैपिटलाइज हो गया हो, ये भी तो वही रिस्क था ना। तो आपने इसको केटर करने के लिए क्या किया? सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन से गए कि जीएल की डिस्क्रिप्शन में नरेशन में क्या लिखा हुआ है। नरेशन में ही अगर आपको एक एक्सपेंस एक्सपेंस दिख रहा था तो आपने बोला इसको हटाओ, ये कैपिटलाइज होने नहीं चाहिए। पहला चेक लग गया, पहला चेक लग गया बच्चों, पहला चेक लग गया। आओ दूसरे चेक पे, दूसरे चेक पे फिर आपने कहा जो मैंने डेवलपमेंट के लिए अलग किए हैं, वो डेवलपमेंट के लिए जो मैंने एक्सपेंडिचर अलग किए मैं उसको भी वेरीफाई करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि उस चर्सी ने अपनी नरेशन गलत लिखी हो जानबूझ के डेवलपमेंट में डालने के लिए, वो यहां से पिक कर लूंगा मैं, यहां से आराम से पिक हो जाएगा। बात समझ आती है? अच्छा, अब आपका वाला सवाल। अच्छा, पहले तो हमने ये वाली बात समझ आ गई ना कि रिसर्च गलती से कैपिटलाइज नहीं हो गया हो, वो ये केटर होता हुआ दिख रहा है, ये केटर होता हुआ दिख रहा है कि देखो सबसे पहले मैंने उससे एक्सपेंडिचर की लिस्ट ली, पहले मैंने नरेशन के हिसाब से अलग कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको तो अपनी बचत करनी है ना, उसको तो कैपिटलाइज करना है। वो जानबूझ के एक्सपेंस आउट तो नहीं करेगा, वो तो उल्टा कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा। इस बात को समझ पा रहे हो? इस बात को समझ पा रहे हो कि वो तो जानबूझ के कैपिटलाइज करेगा। तो हमने सबसे पहले उनको अलग कर लिया जो अपेरेंटली मुझे मेरी आंखों के सामने दिख रहे थे नरेशन के हिसाब से कि जो कि रिसर्च है। तो मैंने उसको अलग कर लिया, मैंने बोला रिसर्च वाले भाई तुम देखना ही है, हम तो यहाँ पे इंटेंजिबल का ऑडिट कर रहे हैं। जो बंदा रिसर्च देख रहा होगा, एक्सपेंसेस देख रहा होगा, वो अपनी वाउचिंग में देख लेगा। एग्रीड? एग्रीड? ओके, डन हो गया। अच्छा, अब वो बच्चा कह रहा है कि सर अनइंटेंशनली भी तो मासूमों की तरह वो गलती से एक्सपेंस आउट भी तो हो सकता है। तो मैंने अभी आपको क्या किया, क्या मैंने उसको अनअटेंडेड रहने दिया या वो भी टेस्ट होगा? हाँ जी, क्या मैंने उसको अनअटेंडेड रहने दिया या वो भी टेस्ट होगा? पर ऑन द फेस ऑफ इट जो मुझे जिस जगह दिख रहा है वहां तो मैं ही देखूंगा ना। बात समझ आ रही है? तो वो बता देगा ना मुझे एक्सपेंसेस वाला। ओके, अब आगे सुने। अब इनके सवाल पे आते हैं। अच्छा, पहले हमने क्या किया, लेजर वाइज अलग कर दिया, हमने देख लिया नरेशन से। नरेशन में जो एक्सपेंस में जाना चाहिए हमने बोला अल्लाह हाफिज निकल जाओ, जो नरेशन में कैपिटलाइज होना चाहिए वो हमने कैपिटलाइजेशन में डाल दिया। फिर हमने विश्वास नहीं किया, हमने बोला भाई इसमें से सैंपल लगा के
मैं इसकी वाउचिंग कर लूंगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देख लूंगा। एग्रीड? मैंने वाउच कर लिया, मैंने वाउच कर लिया, सही है। वाउच करके मैंने बोला चलो भाई ये तो हो गया, हिसाब किताब डन। अब सवाल ये था कि सर रिसर्च रिकॉर्ड ही ना किया हो जानबूझ के उसने। अगर उसने जानबूझ के रिसर्च रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो वो जो है बैंक रिकॉन में आ रहा होगा, वो बैंक रिकॉन में आ रहा होगा। कैसे सर? भाई आपने सामने वाला शो तो मचाएगा ना, आपने अपने पास से बैंक क्रेडिट तो कर दिया होगा, सही जी, बैंक के पास तो चेक चला गया। अब आप जब मैच कर रहे होंगे, आप जब मैच कर रहे होंगे तो आपका जो बैंक बुक, ये एक्चुअल बैंक है हाँ, तो एक्चुअल बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि वहाँ से पैसे निकल जाएंगे, सही है। या इसको यूं कर लेते हैं तुम्हारी नज़र में कि बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, बैंक बुक में बैलेंस आ रहा होगा ज़्यादा, सही है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा होगा कम, ऐसा है। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, ये जो डिफरेंस है वो इसलिए आ रहा है ना क्योंकि आपने एक्सपेंस की डबल एंट्री नहीं पार्क की हुई। कर लेते तो सही हो जाता, तो ये रिकंसाइलिंग आइटम में पकड़ा जाएगा, ये रिकंसाइलिंग आइटम में पकड़ा जाएगा। उनसा बात क्लियर है? तो दैट्स व्हाई वी प्लेस आर रिकंसिलिएशन कंट्रोल। सर डेट से भी वेरीफाई कर सकते हैं, जिस डेट से डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है वहाँ से कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए। बिल्कुल जानिए, वो हमने लिखा है ना, वो हमने लिखा है ना, ये रहा। मेक श्योर दैट द कैपिटलाइजेशन हैज़ बीन डन आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, वो हमने लिखा तो है, सही है, ठीक हो गया जी। चलें अब हम आते हैं, अब हम आते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ऑन इनकम टैक्सेस के ऊपर। यस, कहीं से भी नहीं बच सकता अगर आपने अच्छे से ऑडिट पढ़ा हुआ है। चलें गुड, सुने, हमने कहा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ऑन इनकम टैक्सेस की बात कर लेते हैं। अच्छा पहले तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, क्या ये एज पर IFRS होता है? यस, एज पर IFRS होता है। ऐसा है, एज पर IFRS होता है, बिल्कुल ऐसा है, ये IFRS के हिसाब से होता है ना। चलें, फिर हमने कहा सर जब ये IFRS के हिसाब से होता है तो अगर मुझे टैक्स अथॉरिटीज़ को टैक्स पे करना है तो टैक्स वाला बोलता है इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से। मैंने कहा अच्छा कौन सी एडजस्टमेंट? उसने बोला कुछ एक्सपेंसेस मैं आज नहीं मान रहा, मैं आगे जाके मानूंगा। कुछ इनकम्स को सर इंटेंजिबल के डिस्पोजल पर, भाई देखो इंटेंजिबल के डिस्पोजल पर प्रोसीजर PP वाले सेम ही होंगे ना जानी, कोई नई चीज़ होगी उसमें? सवाल है तुमसे। इंटेंजिबल के डिस्पोजल पे तो सेम ही होगा ना। सेलेक्ट सैंपल ऑफ डिस्पोजल, कैरिंग अमाउंट रिकैलकुलेट करोगे, प्रोसीड जाते हुए देख लोगे, गेन देख लोगे, दैट्स इट। ओके, चलें वापस से। भाई मुझे बताओ, मुझे टैक्स पे करना है टैक्स अथॉरिटीज़ को, तो टैक्स वाला कहता है कि भाई अगर इसके अंदर कोई इंटरेस्ट इनकम है तो उसको लेस करो, क्योंकि मैं इंटरेस्ट अक्रूड को नहीं मानता, जब रिसीव करोगे तब टैक्स करूंगा। तो क्या टैक्स वाला इसमें अपने हिसाब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से एडजस्टमेंट करवा देगा? जल्दी बताओ। यस, क्यों? क्योंकि मुझे टैक्स पे करना है उसके हिसाब से, उसके कानून के हिसाब से, वो कह रहा है मैं इसको नहीं मानता। एक और चीज, फिर वो कहेगा, प्लीज सुनना फोकस के साथ, मैं कहूंगा कि यार मैंने एक रेंट प्रीपे किया हुआ है, प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। बताओ अकाउंटिंग में क्या ये प्रीपेड रेंट, अकाउंटिंग में क्या ये प्रीपेड रेंट एसेट है? एसेट है, जल्दी बताओ, एसेट है। वेरी गुड, यस सर एसेट है। अच्छा अब टैक्स वाला कह रहा है कि आपने जैसे ही पे किया, मेरी नज़र में वो क्या है? एक्सपेंस है।
एक्सपेंस है वो लेस करा देगा। अच्छा, तो ऐसे सो ऑन मल्टीपल एडजस्टमेंट्स होंगी, ऐसे सो ऑन मल्टीपल एडजस्टमेंट्स होंगी, वो ये एडजस्टमेंट्स करा के निकलवा देगा आपसे टैक्सेबल इनकम। सही है जी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, इसके ऊपर आप लगा देंगे क्या भाई, टैक्स रेट, तो आपको टैक्स मिल जाएगा। ऐसा ही है, ये वो टैक्स होगा जो आपको टैक्स अथॉरिटीज को पे करना है, इसको हम कहते हैं करंट टैक्स, इसको हम कहते हैं करंट टैक्स। पहले बताओ यहां तक की कहानी, बातें, तफरीयां समझ आती हैं? यस। अच्छा आगे, फिर हमने कहा चलें इसी की हद तक प्रोसीजर देख लेते हैं, इसी की हद तक प्रोसीजर देख लेते हैं ताकि ये बात समझ आए। तो हमने सबसे पहले कहा कि मैं मैनेजमेंट से कैलकुलेशन ले लूँगा करंट टैक्स की, क्या ये बात समझ आती है? पहला प्रोसीजर, पहला प्रोसीजर मेरे बच्चों, कैलकुलेशन में यही आ रहा होगा, सारी चीज़ें बहुत सारी होती हैं तो मैंने सैंपल बेसिस पे बताई है तुम्हें। ओके, फिर मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये देखें, मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन के अंदर मैं मैच कर लूँगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ऐसा हो सकता है कि वो चर्सी जो तुम्हें टैक्स की कैलकुलेशन दे उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही गलत लिखा हुआ हो? तो जाहिर सी बात है एडजस्टमेंट्स तो कर भी लेगा तो टैक्सेबल इनकम गलत आएगी। और ऐसे इतने नशेई क्लाइंट्स ये कर रहे होते हैं, माशाल्लाह वर्किंग दे देते हैं, ये नहीं तमीज़ तहजीब होती उनको कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स सही लिख दें वहाँ पे। क्लैरिटी है? अच्छा, फिर देखें, जो मैंने आपको सिखाया है उसकी अंग्रेजी बता रहा हूँ। मेक श्योर दैट द एडजस्टमेंट्स इन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स आर मेड एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। क्या ये एडजस्टमेंट्स उसके दिमागी ख्यालों के हिसाब से होनी चाहिए या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से होनी चाहिए? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से होनी चाहिए। वेरी गुड। ओके, चौथा, चेक करूंगा मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ एडजस्टमेंट्स टू अराइव एट द टैक्सेबल इनकम। देखो मैंने वर्किंगली पीबीटी को मैच किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सही है या नहीं है, उसके लिए तो पूरा ऑडिट किया है ना? क्या कहते हो, क्या कहते हो, पूरा ऑडिट किया है ना उसके लिए, वो तो सही है, आपने खाली मैच किया वहां से। अच्छा, फिर आपने एडजस्टमेंट्स देखी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से है या नहीं है, फिर आपने मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके वहां तक पहुंच गए। जब आप प्लस माइनस करके मेरे बच्चों वहां तक पहुंचे तो आपको क्या मिल जाएगी? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम सही है जी, ये लिखा हुआ मैंने, टू अराइव एट द टैक्सेबल इनकम। एग्रीड। आगे सुने, फिर मैंने कहा टैक्स रेट फ्रॉम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस देख लूंगा, क्या टैक्स रेट भी मुझे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से मिल जाएगा बच्चों? यस। फिर मैं करूंगा यहां पे हिसाब किताब, रिकैलकुलेट कर लूंगा करंट टैक्स एक्सपेंस बाय अप्लाइंग टैक्स रेट ऑन टैक्सेबल इनकम। क्या मैं करंट टैक्स तक पहुंच गया? ये सारी बातें जो तुम्हें मैंने सिखाई थी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होके तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। ऐसा ही है, ये हो गया तुम्हारा टैक्स की वेरिफिकेशन। चलें आगे। अब बड़ा बेसिक सी बात करूंगा, बड़ा बेसिक सी बात करूंगा, प्लीज़ फोकस होकर सुनना ये, क्योंकि FAR 1 वाले भी FAR 2 वालों को रिवाइज हो जाएगा, ये तो सुनना। ये जो है ना इंटरेस्ट इनकम, टैक्स वाले ने क्या इस पर टैक्स लगाया या लेस करा दी? जल्दी बताओ। लेस करा दी, ऐसा ही है। अच्छा, जब टैक्स वाले ने लेस करा दिया तो इसका मतलब ये है कि टैक्स वाले ने, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टैक्स वाले ने इस पे आज टैक्स नहीं लिया, ऐसा है? ऐसा है ना? अच्छा, जब टैक्स वाले ने इसके ऊपर आज टैक्स नहीं लिया तो वो अपने कानून के हिसाब से नहीं लिया ना, पर क्या वो, प्लीज़ तुम सोच के सुकून से बताना, क्या वो इसने हमेशा के लिए माफ़ किया या वो ये कह रहा है जब रिसीव करोगे तब लूँगा? जब रिसीव करोगे तब लूँगा ना,
इसको हम कहते हैं एक टेम्पररी डिफरेंस। टेम्पररी डिफरेंस, एक आर्जी तौर पे डिफरेंस आया है, एक आर्जी तौर पे डिफरेंस आया है। एग्री करते हो? चलें, इसके लिए कहता है आपको IS-12 ये कहता है, IS-12 ये कहता है कि ये जो डिफरेंस है ना आप लोगों के बीच में, इस डिफरेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लो, क्योंकि ये इनकम किस साल की है, अकाउंटिंग के हिसाब से ये इनकम किस साल की है? हाँ जी जल्दी बताओ, अकाउंटिंग के लिहाज से ये इनकम किस साल की है? इस साल की है। इस पर टैक्स लगना कब चाहिए? मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस साल। तो क्या टैक्स वाले ने टैक्स लिया है या नहीं लिया है? करंट टैक्स में तो नहीं है ना, इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए इस मिसमैच को खत्म करने के लिए इसके ऊपर मैं करंट टैक्स बुक करूं या डेफर्ड टैक्स, जिस पे टैक्स डेफर हो गया। वेरी गुड। तो मैं इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट करूंगा। टैक्स वाला कब मांगेगा? अगले साल जब रिसीव हो जाएगा। जल्दी बताओ, अगले साल मांगेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने टेम्पररी डिफरेंसेस के ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करेंगे ऐसे डिफरेंसेस के ऊपर जो आगे जाके टैक्स होंगे, जिस पे टैक्स बनता है इस साल है, अकाउंटिंग के लिहाज से, क्योंकि हम IFRS के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं ना। बात समझ आती है? ये देखें, ये लिखा हुआ मैंने, चेक वेदर डेफर्ड टैक्स हैज बीन एप्रोप्रिएटली बुक्ड ऑन ऑल टेम्पररी डिफरेंसेस। पहले बताओ ये कहानी समझ आती है? अब ये कहानी समझ आती है? क्योंकि अब मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल रिकॉर्ड करो ना यार। तो ये भी मैंने आपको करा दिया, ये भी मैंने आपको करा दिया। क्लैरिटी है? जल्दी बताओ। चलें, बेहतरीन है। अब आप जरा प्लीज कोई मुझे बच्चा बताए कि बुक के कौन से पेज के ऊपर आयजा 500 मौजूद है? 500 500 करा दूंगा जानी। WIP के प्रोसीजर जो हैं अनस, मैं वैसे ही आपको दे दूंगा बिल्कुल यार, 2 मिनट के नहीं है। लीज भी कर लेंगे बस। सर इन्वेंट्री को वेरीफाई करते हुए एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, प्रेजेंटी, इन असर्शंस को वेरीफाई करके प्रोसीजर भी हैं और इन्वेंट्री काउंट के प्रोसीजर भी अलग हैं। देखो इन्वेंट्री काउंट के कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, ये नहीं है। अच्छा भाई, अब देखो ये फिर ये तफरीयाँ शुरू के अगला टॉपिक कौन सा शुरू होगा? अभी कोई खत्म हुआ टॉपिक? हाँ भाई, स्नेहा कह रही है सर अगर क्लाइंट एडजस्टमेंट ना पार्क करे फॉर टैक्स तो क्या होगा? जल्दी बताते हैं। हाँ भाई जल्दी बताते हैं, जल्दी बता दो भाई। मिस स्टेटमेंट होगी। स्नेहा इसमें क्या मुश्किल है? सही हो गया? नहीं, हमें कैसे पता लगेगा हैं भाई? क्या आपके पास टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है? भाई स्नेहा कह रही हैं, प्लीज सुनना, स्नेहा कह रही हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि उसने ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाली एडजस्टमेंट्स कह रही हो? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाली एडजस्टमेंट्स कह रही हो स्नेहा? हाँ जी जल्दी बताओ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाली कह रही हो ना? तो मुझे आप एक बात बताओ, हमने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ, जब आप ऑडिट पे जाएंगे तो आपको पता है आपको टैक्सेशन का हेड दिया भी नहीं जाएगा ऑडिट के लिए। क्यों नहीं दिया जाएगा? रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि आपकी टीम में वो बंदा टैक्स का हेड करेगा, उसको वेरीफाई करेगा जिसको टैक्स का अच्छा खासा एक्सपोजर होगा। और हमने भी टैक्स पढ़ा हुआ है। लेट से आपको ये नहीं पता है स्नेहा कि एक जो है हमारे पास हमारा डेप्रिसिएशन और टैक्स के डेप्रिसिएशन में फ़र्क होता है, तो क्या मुझे उसकी एडजस्टमेंट मेरे दिमाग में होनी चाहिए कि होनी चाहिए लाजमी? अगर कोई एग्रीकल्चरल इनकम है तो मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि वो एग्जेम्प्ट है, उसकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए।
कोई भी खर्चा, मतलब हमारे वक्त में तो 15,000 रुपये होता था कि अगर आपने कैश में पे किया हुआ है, 15,000 रुपये से ऊपर का खर्चा कैश में पे किया हुआ वो डिसअलाउ हो जाता है। 25 हो गया है, ओके, 25,000 रुपये का खर्चा जो भी है, क्योंकि मतलब यू नो आई ऑर्डर्ड बिग कंपनी सो देयर इज नो सच टाइप ऑफ हैसल्स, तो इसलिए तो 25-15 में इसलिए वो हो गया, बाकी तो यहाँ पे होता ही नहीं है ना कोई कैश वाला हिसाब किताब। सही है। अच्छा, आगे सुना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, नहीं गरीबों के मसले नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ तुम्हें। चलें आगे सुने। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो आपको नॉलेज होती है ना। अच्छा, फिर वो कहता है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एज पर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, बिजनेस टर्म्स में नहीं किए गए हों, पता नहीं कौन सी एंटरटेनमेंट की हुई अजीब व गरीब की, तो वो अलाउ नहीं होती, ऐसा है। स्नेहा कह रही है सर हाउ डू वी इंश्योर कि सारी एडजस्टमेंट्स पार हो गई। आपने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली थी, एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली थी, लॉज एंड रेगुलेशन समझे थे पहली क्लास। आप लॉज एंड रेगुलेशन जो इस कंपनी पे अप्लाई होते हैं उसको समझे बगैर ऑडिट कर सकते हैं? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, कर सकते हैं ऑडिट? एंड चलो अब इसको यूं भी कंक्लूड करते हैं इसने आपके लिए। एंड इफ यू फील लाइक, that you are not so much expert in taxation, then you can consult with the tax expert। आपकी फॉर्म में भी होता है टैक्स वाला बंदा। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी एक क्लाइंट से ना बहस हो गई। अच्छा, मैंने कहा सही है, मैं अकाउंटिंग का चीता हूँगा, सही है, मुझे ऑडिट अच्छा आता होगा, पर हो सकता है टैक्स में क्लाइंट सही कह रहा हो। मेरा दिमाग नहीं समझ रहा था इस बात को। सुनना, मैंने टैक्स में दोस्त होता है मेरा, मैंने उसको कॉल की फर्म में, ईवाई में ही, मैंने उसको बोला भाई यही इशू है, तू बता के तेरा ओपिनियन क्या हो, मुझे रेफरेंस भेज। तो उसने रेफरेंस भेज दिया मुझे। तो मुझे आप एक बात बताएं, आइदर आप कन्फ्यूजन डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, या तो पूरी वर्किंग टैक्स वाले के पास ले जाएं। ऐसा है? तो दोनों कर सकते हैं। अब बताओ इसने, वो बात क्लियर हो गई जो इशू था आपका, इशू क्लियर हो गया? यस, ओके। हसनैन कह रहे हैं सर डिडक्शन रिस्क, भंगी डिडक्शन नहीं, डिटेक्शन रिस्क होता है। चसी, डिडक्टेबल रिस्क कौन सा होता है? जो भी, अच्छा बोला जो भी है खुद समझ लें, मुझे बता दें क्या है, आगे बताऊंगा अभी सैम्पलिंग में। जब ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट करता है इसके लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होंगे? अच्छा भाई आप बात बताएं, देखिए मास कह रहे हैं कि सर जब ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट करता है तो उसके लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं? एक ही होता है, ऑब्जर्व करेंगे इन्वेंट्री काउंट, फिर उसके कुछ इक़्तिदामात होते हैं कि भाई पेंसिल से नहीं करेगा, वो तो कंट्रोल में सीखा हुआ है ना यार, वो तो सीखा हुआ है ना। यानी अगर मैं प्रोसीजर बनाने भी चाहूँ उसके, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, घर पे नहाएगा, कपड़े पहनेगा, जिस इलाके में जा रहा है पहले उसका सोचेगा, वहाँ जाके देखेगा कैमरे चल रहे नहीं चल रहे। कंट्रोल्स में तो पूरी लिस्ट है ना ये, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी कंडीशंस क्या हैं। बिल्कुल, शैजिल और अनस देखे दोनों कह रहे हैं खुशबू लगाएगा, यानी मतलब ये लोग जा चुके हैं, देख रहे हो, दोनों देखो एक साथ बोला, मतलब जा चुके हैं दोनों, एक्सपीरियंस। चलो इधर आगे आ जाओ भाई। तो आप कौन से पेज पे आ गए थे भाई, कौन से पेज पे आ गए थे जानी? हाँ, 216 पे, वेरी गुड। 500 जल्दी, यूं यूं कराऊंगा यूं। कोई मुझे ये बताता है अगर मैं यहाँ पे, कोई ऐसा वॉलंटियर है जिसका माइक खोल सकें, कोई बताता है प्लीज़, ताकि हम यहाँ पे सुन सकें उसकी आवाज़। कोई है बच्चा, ताकि वो रीड कर ले? अनीब, अनीब बाबू कह रहे हैं हम कर लेंगे सर। तो अनीब हम आपको ढूंढें, मुस्तफ़ा भी है, अनीब भी है, 1 मिनट देना बस यार। ये रहा अनीब, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। शैजिल कह रहा है गला खराब है। तो जानी क्या हाल है अनीब?
ठीक ठाक, गुड टू सी बोल रहा हूँ, गुड टू हियर योर वॉइस। अच्छा चलो, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें जब तुम ये वाला चैप्टर खोलते हो सबसे पहले, तो तुम्हें सबसे पहले इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ दिख रहा है? ऑडिट एविडेंस। भाई ऑडिट एविडेंस एक ऐसी चीज है जिसके बेस पे मैं कंक्लूड करूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, ऐसा ही है? यही लिखा हुआ है। आगे चलो, आगे बताओ, जल्दी फोकस करना है बच्चों, आपने सबने आगे रीड करो क्या लिखा हुआ है। यस, हाउ टू गेज सफिशिएंसी। वो कहता है कि भाई, अच्छा आप यूं समझते हैं, हमें दो तरीके के दो एविडेंस चाहिए होते हैं, उसमें दो चीजें चाहिए होती हैं, सफिशिएंट हो और एप्रोप्रिएट हो। अच्छा, सफिशिएंट का मतलब यहां पे होता है, सफिशिएंट का मतलब मेरे बच्चों यहां पे होता है क्वांटिटी, कि मुझे कितना एविडेंस चाहिए। मैं आपसे ना मजे मजे से पूछता हूं, तुम लोग मुझे बताओगे, अनीब आप भी बताना, सही है, फोकस के साथ, ऑनलाइन लो आप भी मुझे बताओ कि अगर मैं ये कहता हूं फॉर एग्जांपल कि मेरा एक क्लाइंट के ऊपर रिस्क ज़्यादा है, मुझे क्वांटिटी ऑफ एविडेंस कितनी चाहिए होगी अनीब? ज़्यादा चाहिए होगी सर। ज़्यादा क्यों चाहिए होगी? ज़्यादा क्यों चाहिए? रिस्क ज़्यादा है, वेरी गुड। अच्छा चलो एक और चीज़ बताओ मुझे, अगर मेरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लाइन आइटम मटेरियल है, लाइन आइटम एक लाइन आइटम है जो कि मटेरियल है, उस पर सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे कितना सबूत चाहिए? सर ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसका सफिशिएंट पोर्शन मतलब एफएस का है ना लाइन आइटम। यस एग्जैक्टली। चलो ये भी मान लिया, एक ऐसा एरिया है जहां पे, एक एरिया बोल रहा हूं, एरिया ऑफ एफएस, सही है जी, जिसके बारे में मुझे प्रायर नॉलेज नहीं है। ज़्यादा चाहिए होगा, पक्की बात है, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, और क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है तो मुझे उस चीज़ को कंक्लूड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखनी होंगी, ऐसा ही है? अच्छा आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसमें। अब देखो ये रहा सफिशिएंसी, देयर इज नो कॉन्क्रीट मेजर टू गेज द सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस एंड इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। इसने बोला भाई ये जजमेंट है, हालात वाकयात पे डिपेंड करता है। However, inconsistency increases the need and further information is required। यानी अगर आपको एक सबूत जो मिला है वो दूसरे सबूत से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो आपको कम सबूत चाहिए होगा या और चेक करना होगा? हाँ जी, देखें वो क्या कह रहा है, इनकंसिस्टेंसी इंक्रीजेस द नीड एंड फर्दर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आपके लीजेस प्रॉपर्टीज ज़्यादा हुई हैं, आपके लीज की प्रॉपर्टीज ज़्यादा हो गई हैं, तो आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास ROUA के ऊपर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ज़्यादा होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। ओके तो अनीब बताओ कि अगर तुम्हारे पास लीजेस की प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गई हैं और तुम्हारे पास जो डेप्रिसिएशन ऑन राइट और यूज ऑफ एसेट है और इंटरेस्ट ऑन लीज लायबिलिटी है वो कम हो रहा है, क्या ये दोनों आपस में कंसिस्टेंट है? हाँ जी, क्या वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है? इनकंसिस्टेंट है। तो मुझे आप एक बात बताते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर मुझे सबूत कम चाहिए होगा या ज्यादा चाहिए होगा? ज्यादा चाहिए होगा, ना टू कंक्लूड कि भाई ये तो फर्क आ गया था। अच्छा इसको मैं अपने ना आपको EY की जबान में समझाता हूँ, प्लीज सुनना, वो बड़ी अहम चीज सिखा रहा हूँ, सैम्पलिंग को हल्का सा छेड़ूंगा आज इधर। हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब मैं किसी एरिया में सैम्पलिंग करता हूँ ना अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारे पास सैम्पलिंग सॉफ्टवेयर है पूरा, वो सैम्पलिंग सॉफ्टवेयर मुझे बोलता है कि बताओ इस एरिया में रिस्क कितना है। अच्छा मैं क्या, प्लीज सुनना, मैं कहता हूं कि सही है भाई रिस्क यहां पे है मॉडरेट, तो क्या ये सॉफ्टवेयर मुझे जो सैंपल निकाल के देगा, क्या वो सैंपल, तुम लोग मुझे बताओगे, ये सॉफ्टवेयर जो मुझे रिस्क निकाल के देगा, क्या वो सैंपल एज कंपेयर टू हाई रिस्क के कम होगा? एज कंपेयर टू हाई रिस्क के कम होगा? यस कम होगा, बिल्कुल कम होगा। चलें, फिर वो दूसरी चीज़ पूछता है, फ्रॉम अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या कोई एविडेंस मिला है? इस बात को समझिएगा, ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। हाउ टू कंक्लूड रिस्क इज मॉडरेट।
अच्छा भाई, हाउ टू कंक्लूड रिस्क इज मॉडरेट? आपने बोला कि मैंने पहले देखा इनहेरेंट रिस्क, मेरे बिजनेस की नॉलेज के हिसाब से इनहेरेंट रिस्क उस जगह पे कम है, सही है, पर मैंने उसके कुछ कंट्रोल्स को फेल होते हुए देखा है, मतलब सही है, मिस स्टेटमेंट नहीं देखी मुझे, पर कंट्रोल्स फेल थे। तो मुझे बताओ ये मॉडरेट हो गया ना? अच्छा, लो कब होता? इनहेरेंट रिस्क भी कम है, कंट्रोल्स भी इफेक्टिव है, मॉडरेट हो गया। अच्छा, इनहेरेंट रिस्क भी हाई है और कंट्रोल्स भी फेल है, अब क्या करें? हाई हो जाएगा, तो ये तरीका है, सही हो गया। अभी इस पे आगे सैम्पलिंग में कराता हूं ना पूरा। खैर आगे सुने, फिर मुझे ये सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि भाईजान आप ये बताएं कि आपने कोई अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर किए हैं, वहां से कोई एविडेंस मिला? अब ये अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या है जरा ये देखते हैं। क्या मैं एनालिटिकल प्रोसीजर करके कुछ एविडेंस हासिल कर सकता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के? जल्दी बताओ, कर सकता हूँ? अच्छा, और एक चीज़ तुम्हें सिखाऊंगा अभी, एक चीज़ सिखाऊंगा तुम्हें, इधर सुनना। फिर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात होता ये है कि बिफोर सैम्पलिंग, मैं कह रहा हूँ बिफोर सैम्पलिंग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बिफोर सैम्पलिंग आप कुछ आइटम्स जो कि कहलाते हैं, या आगे मैं सैम्पलिंग से ही कनेक्ट कर दूंगा इसको, कुछ आइटम्स जो कहलाते हैं स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज। एग्जाम्पल 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 सुनना। हमने देखा पूरी पॉपुलेशन है, अभी जैसे मैं यहाँ पे ऑडिट कर रहा हूँ ना बैंक का, तो बैंक ने जो एडवांसेस दिए हुए हैं वो 84 बिलियन के दिए हुए। कितना बोला मैंने? 84 बिलियन, बिलियन, सही है। अच्छा, अब प्लीज सुनना, 84 बिलियन। अब सुनना, अब जब 84 बिलियन के एडवांसेस दिए हुए ना, मुझे पता है क्या करना था, मैंने ट्रिक चलाई, क्योंकि ऐसी बात है मुझे ऑडिट आता है, मेरा दिमाग चल रहा होता है, मुझे पता है सॉफ्टवेयर में क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो मैं वो सब चीज़ें सोच के चल रहा हूँ ताकि टीम की भी एफिशिएंसी है, रिस्क भी मैनेज कर लूँ और टीम भी एफिशिएंट हो जाए। सुनना मैंने किया क्या, मुझे ये पता था मैं सॉफ्टवेयर को बोलूँगा ना कि मैंने कुछ एविडेंस किसी और तरीके से ले लिया। लेट्स से मैंने क्या कहा, अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर करके मुझे कोई एविडेंस मिला, तो मैंने कहा यार एडवांसेस की। अच्छा, मैं क्या कर रहा था, मैं कर क्या रहा हूँ पहले मकसद समझे। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ तुम्हें, जो तुम्हें कोई सिखाएगा भी नहीं। इधर मुझे ना, जिन लोग, जो मेरे बॉरोवर्स हैं, जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया हुआ है, मुझे इसको क्या भेजनी है? जल्दी बताओ, मुझे इसको क्या भेजनी है? कंफर्मेशन। क्या चेक करने के लिए? जल्दी लिख के बताओ, जल्दी लिख के बताओ, क्या चेक करने के लिए? फटाफट लिख के बताओ। एग्जिस्टेंस, वेरी गुड, वेरी गुड, एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसके लिए। अच्छा, वहाँ पे 1 लाख का लोन भी है, 50,000 का लोन भी है, 20,000 का लोन भी है, 10,000 का लोन भी है, 1,20,000 का, एंड सो ऑन। कोई कुल मिला के मिलियन कस्टमर्स हैं, मिलियन कस्टमर्स। जब बच्चे ने, रात को हम बैठे हुए थे ना, जब मैं लेट भी आया, तो बच्चे ने जब सैम्पलिंग टूल में ये पूरा डंप किया ना, पूरा लेजर, उसको बोला ना भाई ये रहा, सुनना, तो उसने किया क्या? वैल्यूएशन नहीं ना, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, वैल्यूएशन नहीं, वैल्यूएशन नहीं, गलत, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट को सही से वेरीफाई नहीं करता। इधर सुने, अब पहले फोकस करना है कहानी पे आपने। तो जब बच्चे ने रात को इसके अंदर ये डंप किया ना लेजर, कोई मिलियन ऑफ कस्टमर्स का, सामने से पता है सॉफ्टवेयर ने क्या बोला? लानत है तुम्हारी शक्ल पे, 1000 से ज्यादा का सैंपल आ रहा है, तुम कर ही नहीं सकते ऑडिट। मतलब ये उसने ऐसे लानत वाली बात नहीं कही, पर मतलब उसका मतलब बिल्कुल सेम जबान में यूं था। अच्छा, इसलिए क्योंकि उसने बोला कि भाईजान आपने फिर रिस्क असेसमेंट गलत की है। बताता हूँ क्यों, सुनना 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 फोकस के साथ। उसने इसलिए कहा, ये सॉफ्टवेयर ने इसलिए ये कहा कि उसने बोला कि भाई जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, सही है जी, तो तुमने जो मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है ना, जो मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है, वो तुम्हारा मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड को तुम रीचेक करो। और क्योंकि हमने पता है उस पर किया हुआ क्या था, हमने उस अकाउंट हेड के ऊपर जो रिस्क मार्क किया हुआ था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने जो उस अकाउंटिंग हेड के ऊपर रिस्क मार्क किया हुआ था, वो रिस्क मार्क किया हुआ था लो। क्या मार्क किया हुआ था? लो रिस्क। एग्जिस्टेंस के ऊपर, हाँ, एग्जिस्टेंस के ऊपर लो रिस्क मार्क किया हुआ था। अब सुनना, वो कह रहा है यार
ये कैसे हो सकता है कि इतने सारे लाइन आइटम्स हैं, तो या सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी देखो, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी देखो, वो क्या कह रहा है, इतने सारे लाइन आइटम हैं, तुम ये कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस का रिस्क नहीं है? क्या सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग सही है? सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग सही है? ये बताओ, जल्दी बताओ। पप्पू है ना? अच्छा देखो, अब ये समझने की बात है, वो बच्चा बेचारा परेशान, मैंने कहा भाईजान इसका हल निकाले बगैर सोएंगे नहीं, आज पूरी टीम नहीं जाएगी घर, छुट्टी बंद। तो मैंने कहा कि चलो आओ दिमाग लगाते हैं, ऑडिटर वाला दिमाग, सही जी। हमने कहा देखो यार, बाय डिफ़ॉल्ट, प्लीज़ सुनना, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इस एरिया पे, मैं पूरे अकाउंट हेड पे नहीं कह रहा, मैं असर्शन पे रिस्क कह रहा हूं। देखो, अकाउंट पे रिस्क और असर्शन पे रिस्क अलग अलग बात है ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऐसा है ना, अकाउंट पे यानी जो पूरा एडवांसेस है, ऑब्जर्वेशन पे इसका अलग अलग बात है। अच्छा मैंने कहा, अच्छा मैंने क्यों लो मार्क करवाया था उनसे? मैंने लो इसलिए मार्क करवाया था यार क्योंकि इनके कंट्रोल्स इतने एफिशिएंट हैं कि यहाँ पे कोई फेक एंट्री डल नहीं सकती। हाँ अलबत्ता मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल तो हर जगह एग्जिस्ट करता है ना। अब उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि मैं हर जगह रिस्क हाई मार्क कर लूँगा, अनलेस कि मैंने कुछ देखा हो कि अपॉर्चुनिटी हो, इंसेंटिव हो, प्रेशर हो, वो तो इनहेरेंट होता है, वो तो इनहेरेंट होता है ना। या आपके पास हिस्टोरिकली ऐसे प्रूफ हो जो ये हुआ है, तो आप कहते हो नहीं यार यहाँ पे एग्जिस्टेंस का रिस्क ज्यादा है। अब सुनना मेरी बात फोकस के साथ, मैंने एक गेम की, मुझे याद आया यार एक सैम्पलिंग में ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना हुआ है ना, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना हुआ है, ऐसा है। मुझे याद आया कि यार अगर मैं अदर सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, तो अदर सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद मेरा कुछ रिस्क कवर हो जाता है। एग्री करते हो? अब बात समझें। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार एडवांसेस के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर तो नहीं हो सकता। मैं क्या रीज़न दूंगा कि लोन इतने से इतने हो गए, मुझे कोई सबूत तो नहीं मिलेगा ना, मुझे कोई सबूत तो नहीं मिलेगा ना भाई। मैं एनालिटिकल प्रोसीजर के एडवांसेस यहाँ से यहाँ आ गए, फिर कितने डिसबर्स हुए, कितने रिटर्न हुए, उसमें तो ज़िंदगी निकल जाएगी, ज़िंदगी निकल जाएगी। अच्छा अगेन एक और बात बताऊं, बच्चे ने मुझे मशवरा क्या दिया, तुम लोग देखो भाई इंटरेस्टिंग चीज़ सिखा रहा हूँ तुम्हें, प्रैक्टिकलिटी सिखा रहा हूँ जो कल हुई है, कल की एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनना। बच्चे ने मुझे कहा सर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं ना, तो मैंने कहा एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके तुम्हें एग्जिस्टेंस पे श्योरिटी कैसे मिलेगी? मेरी बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? एग्जिस्टेंस पे श्योरिटी कैसे मिलेगी, एग्जिस्टेंस के ऊपर। तो उसने कहा कि सर अब फिर बताएं क्या करें। मैंने कहा चलो एग्जिस्टेंस भी इस तरीके से मिल सकती है, तुमने ओपनिंग समझो, पिछले ऑडिटर ने वेरीफाई किया हुआ है, तुम डिसबर्समेंट्स जो हुई हैं, डिसबर्समेंट्स वो देख लो कितनी हुई हुई हैं, सही है जी। अगेन फिर तुम ये देखोगे डिसबर्समेंट्स को कैसे वेरीफाई करोगे, क्योंकि तुमने डिसबर्समेंट्स पे काम किया होना चाहिए, फिर रीपेमेंट्स आई होंगी, कुछ राइट ऑफ हुए होंगे, तो क्लोजिंग बचा होगा ना, ऐसा है। तो उसके लिए भी तुम्हें फॉर द ईयर पे काम तो करना पड़ेगा ना, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने एक तरीका निकाला, मैंने बोला यार जो हमारी पॉपुलेशन में कुछ आइटम्स आ रहे हैं, मैंने कहा लार्ज वैल्यूज़ को अलग करो, लार्ज वैल्यूज़ को अलग करो, और वो मिनिमम तुम्हारी पूरी पॉपुलेशन का, वो मिनिमम तुम्हारी पूरी पॉपुलेशन का 25% प्लस होना चाहिए। मैंने ना इस पर अलग से वाउचिंग करा दी, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक सिलेक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी बताओ? स्पेसिफिक सिलेक्शन, हाई वैल्यू आइटम्स, हाई वैल्यू आइटम्स, मैंने ये कर लिया। अच्छा फिर वो क्या कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपको वो काम करके टारगेटेड एग्जिस्टेंस का सबूत मिल गया, तो क्या मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर ये मार्क करूं कि फ्रॉम अदर सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर कोई एविडेंस मिला, यहां पे यस लिख दूं, यहां पे यस लिख दूं, यस। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने यस लिख दिया यहाँ के ऊपर, तो आपसे मेरा एक सवाल है, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या सिस्टम की फंक्शनैलिटी अब जो सैंपल देगी पिछले के मुकाबले में कम देगी? क्यों? अब क्यों कम आ रहा है? अब क्यों कम आ रहा है? क्योंकि कुछ रिस्क कवर हो गया, क्योंकि कुछ रिस्क कवर हो गया, एविडेंस मिल गया कुछ, ऐसा ही है ना। अब एविडेंस मिल गया ना कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैंने एक जगह से एविडेंस ले लिया और अच्छा खासा 25% एक्सटेंड का, तो अब हम कह रहे हैं कि यार जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसमें से जो मैं सैंपल उठाऊंगा, वो सैंपल इस बात की निशानदेही करेगा कि यार मुझे बाकियों में कम टेस्ट करना है।
नहीं वैल्यूएशन नहीं, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, वैल्यूएशन की या एग्जिस्टेंस की? हाँ जी, एग्जिस्टेंस की। वैल्यूएशन यहाँ पे बिल्कुल चवल नहीं मारनी वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन की बात की है मैंने, वैल्यूएशन की बात की मैंने, एक बार भी बोला वैल्यूएशन या सिर्फ एग्जिस्टेंस? सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस। चलें अब आगे, अब आगे चलते हैं। अच्छा भाई अब हम देखते हैं सर, लेकिन टीए से ऊपर तो वैसे भी हम सारे चेक करते हैं ना, नहीं ना उनसे देखें हुआ क्या था, देखिए उनसा की बात भी सही है सर, टीई से ऊपर तो सारे चेक करते हैं, इतने छोटे छोटे लोन थे कोई भी टीई से ऊपर जा ही नहीं रहा था। उनसा बात समझ आ रही है? तो ये एक इशू आ गया था, कोई भी टीई से ऊपर जा ही नहीं रहा था ना, क्योंकि छोटे टिकट साइज के लोन है तो टॉलरेबल आ रहा है तो जा ही नहीं रहा था। अच्छा भाई अब अनीप मैं वापस से तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूं, तो ज़रा मुझे ये बताओ। हाँ जी मैंने तुम्हें, ओके आवाज़ आ रही है अनीप? अच्छा अब बताओ इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कोई क्या कह रहे हो, व्हाट इज मेंट बाय सफिशिएंट एविडेंस? सफिशिएंसी तो क्वांटिटी हो गई ना। ओके अच्छा अब मुझे बताओ, जब ये रहा सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, ये लिखा हुआ है वहां पे। अच्छा पहले इसको कटा के सिर्फ ये बताओ, इसको कटा के सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे पास वहां पे कोई असर्शन रिलेटेड बातें हुई हुई हैं चैप्टर में? हाँ जी, अगर आगे जाओ तो क्या आपकी असर्शन रिलेटेड बातें हुई हुई हैं 2 पेज छोड़ के? क्या लिखा हुआ है उसमें अनीप? कौन कौन सी असर्शन आ रही हैं? क्या हमने ये सारी कवर की है? और हमने क्या ये मतलब बुकिश तरीके से कवर की हैं या एक्यूरेट प्रैक्टिकलिटी में की हैं? वेरी गुड। पीएनएल असर्शन बताओ। यही हमने किया है, तो मैंने कहा जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये चैप्टर भी हो चुका है, मतलब हमने इस तरीके से किया है, सही है। अच्छा अब हम आते हैं सफिशिएंसी के फैक्टर्स के ऊपर। सफिशिएंसी के कब आप कहेंगे कि आपको एविडेंस कितना चाहिए, तो ये सिर्फ गाइडेंस है, क्योंकि उसने कहा ना कि कोई अप्रोप्रिएट मेजर तो मैं लगा ही नहीं सकता, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट जजमेंट। एग्री? आगे सुने, वो कह रहा है कि जहां पे रिस्क असेसमेंट में आप कहते हैं कि हायर रिस्क एरिया है, तो ये मैंने आपको वैसे ही सिखा दिया है यार कि आपको ज़्यादा एविडेंस चाहिए होगा, ज़्यादा प्रोसीजर करोगे और ग्रेटर सैंपल साइज होगा, इसमें कोई आवश्यकता, कोई मसला बच्चों जल्दी बताओ? नो सर। अच्छा अब मटीरियलिटी, अगर मैं कह रहा हूं एक आइटम मटीरियल है, क्या उसको कंक्लूड करने के लिए ज़्यादा हमें सैंपल लेना पड़ेगा? ऐसा है? यस। कॉम्प्लेक्सिटी कोई एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें एक ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मिली, और ऐसी ही ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मिली, क्या उसको कंक्लूड करने के लिए तुम्हें सबूत ज़्यादा चाहिए होंगे? यस। हाई रिस्क है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस रैशनल, मोर एविडेंस टू कंक्लूड दैट द आइटम्स आर करेक्टली अकाउंटेड फॉर, मोर प्रोसीजर, लार्ज सैंपल्स। यार ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें थ्योरी रीड करा रहा हूँ कि यार कम ऑन भाई 500 हो चुका है। अच्छा भाई सनसन वांगरू कह रहे हैं कि सर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में लिखा हुआ है कि सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस, एप्रोप्रिएटनेस मैंने भी सिखाया, जल्दी बताओ। हाँ जी बोल रहे सर, एप्रोप्रिएट बोले तो क्वालिटी, क्वालिटी बोले तो मतलब क्या है वो बता दें, अभी बताया मैंने चसी, ये बताओ। अभी हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, तुम आ गए क्वालिटी पे, चलें आगे आ जाएं। जो मैंने तुम्हें बातें बताई प्लीज सुनना। हमने कहा अगर ऑडिटर के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे मैं अगर पीटीसीएल के ऑडिट पे आया हूँ यहाँ पे, और जून में जब मैं बैठा हुआ था यहाँ पे, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, आपको क्या लगता है मैंने काम
और टाइम दोनों कम लगाया होगा या ज़्यादा? काम और टाइम, कम ज़्यादा, जल्दी बताओ। ज़्यादा क्यों? बिकॉज आई डू नॉट हैव एन नॉलेज, उस वक्त मेरे पास नॉलेज नहीं थी। ओके तुम लोग मुझे बताओगे, अगर कंट्रोल्स स्ट्रांग है, कंट्रोल स्ट्रांग है, फिर आपको यहां पे लेस एविडेंस रिक्वायर्ड होगा, ऐसा ही है ना, रिस्क कम हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, अगर ऐसी इंडस्ट्री का आप ऑडिट कर रहे हैं जिससे आप वाबस्ता हैं, देखो एक तो नॉलेज ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी है ना, एक इंडस्ट्री की नॉलेज है। अब मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं पीडीसीएल के ऑडिट पे आया और मुझे ये नहीं पता कि इस पे कायदे कवानीन कौन से लगते हैं, ये कैसे ऑपरेट होती है, तो क्या मुझे फिर समझने के लिए ज़्यादा सबूत चाहिए होंगे? हाँ जी। इसकी बेसिक एग्जांपल ले लो ना, तुम्हें जो सब्जेक्ट मुश्किल लगता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करोगे या कम से कम? हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा करोगे ना, पर दिस इज द लॉजिक है। यूं हो गया। फिर क्वालिटी ऑफ एविडेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्वालिटी ऑफ एविडेंस का मतलब यह है कि अगर आपका जो ऑडिट एविडेंस है वो क्वालिटी में ख़राब है, एग्जाम्पल आपको फोटो कॉपीज़ मिल रही हैं, अभी वहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, आपको फोटो कॉपीज़ मिल रही हैं, क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने हैं? ओरिजिनल देखने, ऐसा ही है ना। तो वो कह रहा है यार सही है, अगर आपके पास हाई क्वालिटी एविडेंस है, हाई क्वालिटी एविडेंस है तो आपने, अब इसकी यूं भी एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। एक कंपनी का गोइंग कंसर्न का मसला चल रहा है, एक कंपनी का गोइंग कंसर्न का मसला चल रहा है, सही है जी। हमने कहा कि भाई आपका प्लान क्या है, उसने बोला यार देखो अभी तो फिलहाल में तो कोई कस्टमर ऑन बोर्ड नहीं हो रहा, अलबत्ता ये है कि हमें हमारा शेयर होल्डर जो है वो स्पॉन्सर कर देगा, वो पैसे डाल देगा, इक्विटी डाल देगा। मैंने कहा लिखवा के दे दो उससे। तो मुझे बताओ, जब उसने लिख के दिया, प्लीज़ सुनना तुम लोग मेरी बात, जब उस शेयर होल्डर ने लिख के दिया और उसने लिख के दिया कि भाई सही है मैं इसको सपोर्ट करूंगा, और हमने जाके उसके बैकएंड पे देखा कि शेयर होल्डर के पास खुद इतनी वेल्थ नहीं थी जिसने जितनी 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 उसने बकवास की हुई है कि मैं इतना सपोर्ट करूंगा, तो मुझे बताओ क्या वो हाई क्वालिटी एविडेंस है? क्या वो हाई क्वालिटी एविडेंस है? लेस लेस क्वालिटी है ना। तो क्या मैं फिर इसी चीज़ को कोरिलेट करने के लिए और सबूत इकट्ठा करूंगा, कंक्लूड करने के लिए और सबूत इकट्ठा करूंगा, बोलूंगा भाई किसी और से भी गारंटी लेके दे यार? पहले बताओ, कहानी समझ आती है, लॉजिक समझ आती है कि यार एक सबूत से काम नहीं चल रहा, एक सबूत से काम नहीं चल रहा, क्वालिटी नहीं है। अच्छा भाई मिदरार कह रहे हैं ये लो कैसे है? भाईजान लो ऐसे है ना कि आपको एक सबूत काफ़ी नहीं है, एक की गारंटी काफ़ी नहीं है। भाई एक की गारंटी काफ़ी है, जो मैंने एग्जांपल दी तुम्हें, जल्दी बताओ क्या एक की गारंटी काफ़ी है? नहीं तो फिर इस केस के अंदर क्या आपको एक और गारंटी चाहिए होगी, और एक और गारंटी का मतलब है एक और सबूत। क्या एडिशनल एविडेंस पे आ गए? एडिशनल एविडेंस पे आ गए, और एक अगर एडिशनल एविडेंस पे आ गए जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उस एविडेंस की क्वालिटी सही नहीं थी। एग्रीड? बात समझ आती है? चलो एक और एग्जांपल देता हूँ उस पर। आपने बैंक को कंफर्मेशन भेजी, आपने सर रिटर्न फॉर्म में और वेल्थ स्टेटमेंट भी चेक कर रहे हैं, ये इनफ नहीं होगा। अबे तो चर्सी अभी तो बोला कि वेल्थ स्टेटमेंट चेक करके पता लगा कि उसकी वेल्थ इनफ नहीं है, जितनी वो बातें कर रहा है कि मैं इतना सबूत करूंगा या इतना सपोर्ट करूंगा। वो कह रहा हूं ना, समझ आ रही है बात? भाई मिदरार कह रहा है अगर इनफ हो तो भाई फिर आगे जाओगे क्या? तो चर्सी वो तो बोल दिया ना, भंगी यही तो कह रहा हूं कि क्या लिखा हुआ है, हाई क्वालिटी है तो आगे नहीं जाओगे ना, आगे क्यों जाओगे? नहीं नहीं जानू, देखो वही बात है ना, देखो सिंपल रखो ना यार, अगर एक एक अगर बंदा इनफ है तो खत्म, क्वालिटी एविडेंस मिल गया, दैट्स इट। लो क्वालिटी पे जाएंगे, हम बात वो कर रहे हैं कि लो क्वालिटी होगी तो जाएंगे आगे। इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। आपने बैंक कंफर्मेशन भेजी और बैंक कंफर्मेशन का रिप्लाई आया, उसमें बैलेंस लिखे हुए कटे हुए, लिखे हुए कटे हुए, लिखे हुए कटे हुए, तुम्हें रिप्लाई आ गया है? जल्दी बताओ, रिप्लाई आ गया है? अच्छा ओके, खैर है जानू, अबे कोई मसला नहीं है, लव यू यार, जल्दी बताओ।
लिखे में कटे में बैलेंस, तो आपको रिप्लाई तो आ गया ना। क्या आपको वापस से वो एविडेंस चाहिए होगा? क्या वापस से वो एविडेंस चाहिए होगा? चाहिए होगा, वापस चाहिए होगा। सस्पिशियस हो गया, क्वालिटी नहीं है, यू रिक्वायर मोर एविडेंस, और एविडेंस चाहिए होगा, लेस रिलायबल है। समझ आती है बात? क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी ऑफ एविडेंस नहीं है। अच्छा, फिर पता है वो आगे क्या कहता है? आपने सफिशिएंसी की तो बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे एप्रोप्रिएटनेस की। वो बोलता है कि आपका एविडेंस एक तो क्वांटिटी में इतना हो कि ऑडिटर का पेट भर जाए, हाँ भाई अब मैं ना ओपिनियन दे सकता हूँ, क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए। फिर बोलता है भाईजान क्वांटिटी तो अपनी जगह है, वो एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। मैंने कहा एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है भाई? वो बोलता है एप्रोप्रिएट का मतलब है रिलायबल और रेलेवेंट होना चाहिए। रिलायबल और रेलेवेंट होना चाहिए। मैं दोनों चीज़ें तुम्हें सिखाता हूँ, बड़े प्यार से आसानी से सिखा दूंगा तुम्हें। सुनना, मैंने कहा यार अगर रिलायबिलिटी की बात करते हो, रिलायबिलिटी की बात करते हो, तो मुझे एक बात बताते हो, अगर मेरे पास एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है, एक्सटर्नल पार्टी मुझे बता रही है, क्या रिलायबल एविडेंस है? यस, ओके। फिर मैंने कहा अगर रिटन फॉर्म में आ रहा है, क्या वो रिलायबल है? वेरी गुड। अच्छा, ओरिजिनल है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इस बात की निशानदेही हैं, ये सारी चीज़ें इस बात की निशानदेही हैं कि यार थर्ड पार्टी से सबूत मिले तो भी रिलाय कर सकते हो, रिटन फॉर्म में हो तो भी रिलाय कर सकते हो, ओरिजिनल फॉर्म में हो तो भी रिलाय कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इस बात की निशानदेही हैं कि आपको जो सबूत आपके हाथ में है, जितनी भी क्वांटिटी के साथ, अच्छा क्वांटिटी डिसाइड कर ली ना कितनी चाहिए, क्वांटिटी डिसाइड कर ली ना, अब वो कह रहा है कि क्वांटिटी अपनी जगह है, वो जितने सबूत तुम जमा कर रहे हो अपनी क्वांटिटी के लिए, अपना पेट भरने के लिए, ओपिनियन देने के लिए, वो रिलायबल भी होने चाहिए। पहले बताओ, वो रिलायबिलिटी यहां से कनेक्ट होते हुए दिखती है? बोला वो अपनी जगह है, but that evidence has to be reliable, you have to rely on it। और रिलाय कब करोगे? जब ओरिजिनल हो, रिटन फॉर्म में हो, ऐसा ही ना एक्सटर्नल पार्टी से आया हो, ये सारी चीजें। एग्री करते हो? आ जाओ, ये देखो, ये रहा, ओरिजिनल हो, एक्सटर्नल पार्टी से आया हो, रिटर्न हो, और डायरेक्ट हो। अच्छा, डायरेक्ट का मतलब समझ लेते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने जब कंफर्मेशन भेजी, डायरेक्ट कंफर्मेशन भेजी आपने एक XYZ बंदे को, उसने पहले कंपनी को रिप्लाई किया और कंपनी के पास से आपके पास आ रहा है, क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो भाईजान ये नहीं करना, डायरेक्ट आना चाहिए हमारे पास। ओके, फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कमिंग फ्रॉम अ गुड कंट्रोल। कमिंग फ्रॉम अ गुड कंट्रोल, मेरी बात समझिएगा। अगर मुझे फिक्स एसेट रजिस्टर मिला है, सही है, इस पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन प्लेस है, आपको क्या लगता है इससे जो सबूत मिलेगा, रिजल्टिंग सबूत, क्या वो अच्छा होगा या बुरा होगा? रिलायबल होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और चीज़, वैल्यू इन यूज की वर्किंग है, क्या इसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं? यस, बिल्कुल होते हैं। अब आगे सुनने, तुम लोग मुझे बताओगे, अगर वैल्यू इन यूज़ की वर्किंग में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो आप मुझे बताएं इसके ऊपर बेहतरीन कंट्रोल्स लगे हुए कि एक एक्सपीरियंस स्टाफ ने बनाया है, कोई इकरा यूनिवर्सिटी का बंदा दूर दूर तक इसके करीब नहीं आया है, कोई भी ऐसा बंदा जो PRC का बच्चा है जिसको डेबिट कार्ड नहीं आता, कोई भी इसके करीब नहीं आया है, तो क्या ये एक अच्छे कंट्रोल से गुजर के आ रही है? सेल्स का डेटा सेल्स वाला बंदा दे रहा है, XYZ वाला बंदा दे रहा है, सारे डेटा की ऑथेंटिसिटी के बाद आया, तो क्या कमिंग फ्रॉम अ गुड कंट्रोल?
coming from a good control, can we rely on it? ऐसा ही है, yes, हम रिलाई कर सकते हैं सर इसके ऊपर, yes, but again कहने का मतलब यह है कि इसके ऊपर मैं काम लाजमी करूंगा, मना नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूं कि जो काम करके मुझे सबूत मिलेगा वो रिलायबल होगा, ऐसा ही है ना, अनलेस कि मैं बोलूं यही फारिग है। तो अगर आपका बेस डेटा ही फारिग है तो ऑडिट कैसे करोगे? एग्रीड? दिस इज द बेस डेटा दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अब हमने कहा कि सर हमें रिलायबल तो समझ आ गया कि रिलायबल कब होगा, कि सर डायरेक्ट भी होना चाहिए और गुड कंट्रोल भी होना चाहिए। अब बात करते हैं रेलेवेंट की। रेलेवेंट की मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो यूं करा दूंगा मैं, ये तो मैंने बहुत सिखाया तुम लोगों को और सवालात भी प्रैक्टिकल वे में कराए इसके ऊपर। सुनना, मुझे एनआरवी टेस्टिंग करनी है, लिख के बताओ क्या बोला? एनआरवी टेस्टिंग करनी है, एनआरवी टेस्टिंग, सही है। अच्छा, मुझे तुम ये देख के बताओगे क्या ये प्रोसीजर एनआरवी टेस्टिंग के लिए सही है? रेलेवेंट, रेलेवेंट सबूत मिल रहा है? नहीं, देखो हम पता है क्या कर रहे हैं, इसमें कॉस्ट वेरीफाई कर रहे हैं, एनआरवी वेरीफाई नहीं करते। वेरी गुड। उसके लिए तो एजिंग चाहिए होती है, एजिंग के अलावा सब्सिक्वेंटली देखो कितने पे बिका, ये सारी चीज़ें देखो। अब लॉजिक सुनो, वो क्या कह रहा है, आपका ऑडिट एविडेंस जो है एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एप्रोप्रिएट में दो चीज़ें आ रही हैं, रिलायबल और रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब है भाई जो चीज़ देखना चाह रहे हो उसके अगेंस्ट में सबूत आएगा ना। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है? जो चीज़ वेरीफाई करना चाहिए वो सबूत होना चाहिए ना। अब एक कॉस्ट को देख के क्या सबूत मिला तुम्हें? हाँ सबूत मिला, कॉस्ट मिल गई, सबूत मिल गया, क्या रेलेवेंट है? क्या रेलेवेंट है? नहीं, रेलेवेंट नहीं है। हाँ, तो इसको मैंने जो सिखाया आपको वो इस तरीके से सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था डायरेक्शनल टेस्टिंग, कि जो टेस्ट करोगे वैसा ही सबूत मिलेगा। जो टेस्ट करोगे वैसा ही सबूत मिलेगा। दैट इज कॉल्ड रेलेवेंस। रेलेवेंट है या नहीं है, यानी आप अगर किसी को बोले मैंने एनआरवी टेस्टिंग की है, तो कोई बोले दिखा सबूत तूने एनआरवी टेस्टिंग की है, तो आप बोलोगे देखो मैंने कॉस्ट वेरीफाई की हुई है, बोलेगा भाई ये कॉस्ट का सबूत है। ये किसका सबूत है जल्दी बताओ, किसका सबूत है ये? कॉस्ट का सबूत है, ऐसा ही है ना। एनआरवी का तो सबूत नहीं है। एनआरवी तो तुमने कहां देखी? एनआरवी तो देखी नहीं है। हाँ, आप कहते हैं कि मैंने कॉस्ट टू सेल को देखा, मैंने बाद में कितने का बेचा वो देखा, तो दैट मेक सेंस, वो अलग है। एग्री करते हो बच्चों? कहानी समझ आती है? ये हमने किया हुआ है, याद है ये हमने उसमें किया था, यार ये उसमें किया था हमने, जो मैंने तुम्हें सवाल कराए थे कि क्या ये प्रोसीजर इसको वेरीफाई करने के लिए सही है या नहीं है, तो वो सबूत ही तो था। चलें ये देखो, तुम मुझे बताओ ये वाला हिसाब किताब, परफॉर्म्ड फ्लोर टू शीट फॉर एग्जिस्टेंस, नहीं ये तो कंप्लीटनेस के लिए ना सर, सबूत सही नहीं मिल रहा। वेरी गुड। अच्छा भाई ये देखो, मैनेजमेंट गिविंग गारंटी फॉर गोइंग कंसर्न, तो है तो सही, सबूत दे तो रहा है। नॉट रेलेवेंट। वेरी गुड, बेहतरीन। पहले बताओ कहानी समझ आ गई? कहानी समझ आ गई मेरी जान मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। यस, तो दिस वॉज ऑल अबाउट आइजा 500 एंड आई होप मैंने इस पर हक अदा किया, इस पर हक अदा किया मैंने। अब मेरी बात समझिएगा, मैं आपको एडिशनली भी प्रोसीजर्स दे देता हूँ, मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट फर्दर टाइम, क्योंकि मैंने कोर्स से ज़्यादा ही करा दिया तुम्हें। मैं फिर भी तुम्हें और प्रोसीजर्स देता हूँ, वो प्रैक्टिस के साथ साथ भी होते रहेंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर के ऊपर, सही है? नहीं, रीड कर लेना एक बार ये चैप्टर, सही है? चलें जी, शुक्रिया यार।
एंड थैंक यू सो मच ऑल टुगेदर 15 लेक्चर्स इन दिस चैप्टर। तो चलिए माशाल्लाह, ये आप लोगों की मेहनत है, जज्बा है, जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं इसको, तो वेरी गुड। अब अगली क्लास से हम इंशाल्लाह सैम्पलिंग पे आते हैं एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट वेरी वेल। कल बताऊंगा, सही है जी। क्वेश्चन आज चाहिए तुम लोगों को? आज चाहिए क्वेश्चन? चलें, हाँ आज दे दूंगा पक्का, प्रॉमिस, आज मैं दे दूंगा क्वेश्चन। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।